मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भुगतान से बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट घटक कौन कौन से होते हैं, भारत की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसको हम BOP भी कहते हैं वो अनफेवरेबल क्यों है, प्रतिकूल होने के क्या कारण हैं। साथ में हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कंप्लीट चैप्टर है भुगतान से इसका जो हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान शेष से प्राय उन लेन देन से है जो किसी एक देश में एक लेखा वर्ष में अन्य देशों के साथ होने वाले सभी आर्थिक लेन देनों का उल्लेख करता है। यानी भुगतान शेष एक लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष का मतलब होता है काउंटिंग ईयर, जिस साल आप गणना कर रहे हो वो लेखा वर्ष कहलाता है। सभी आर्थिक लेन देनों का लेखा जोखा होता है। एक देश का दूसरे देश के साथ आर्थिक लेन देन को बताता है। किसी भी देश के भुगतान शेष में वस्तुओं, सेवाओं तथा पूंजी सभी प्रकार के आयात व निर्यात को शामिल किया जाता है। भुगतान शेष में हम सभी प्रकार के लेन देनों को शामिल करते हैं जिनमें वस्तुओं, सेवाएं और पूंजी शामिल होती है। व्यापार शेष भुगतान शेष का केवल एक भाग है। व्यापार शेष में केवल हम वस्तुओं के आयात व निर्यात को लेते हैं, जबकि भुगतान शेष में हम सेवा और पूंजी को भी शामिल करते हैं। आगे हम देख लेते हैं भुगतान शेष के खाते। भुगतान शेष के दो खाते होते हैं जिनको हम बोलते हैं चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में वस्तुओं तथा व्यापार की दृश्य मदे, व्यापार की दृश्य मदों का मतलब होता है वस्तुएं तथा सेवाएं जिनको हम अदृश्य मदे कहते हैं को शामिल किया जाता है। यानी चालू खाते में हम वस्तु और सेवाओं को शामिल करते हैं, जबकि जो पूंजी खाता है इसमें हम पूंजीगत भुगतानों और प्राप्ति को शामिल करते हैं। आगे हम देख लेते हैं कॉजेज, भुगतान शेष के प्रतिकूल होने के क्या क्या कारण थे। तो सबसे जो मेन कारण था वो है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज का मतलब है कई बार प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई बाढ़ है या अकाल है, जिसकी वजह से हमें विदेशों से ज़्यादा आयात करने पड़ते हैं और जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारा भुगतान शेष है वो प्रतिकूल हो जाता है। प्रतिकूल होने का मतलब है कि जब हमारे जो आयात हैं वो ज़्यादा है और निर्यात कम है। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान। हमने अपनी जो ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाई थी वो डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग बनाई थी। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी जिसमें हर पंचवर्षीय योजना में अलग अलग क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए हमें ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था। जो मशीनें इंडिया में नहीं थी वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, इसलिए जो हमारा भुगतान शेष है वो प्रतिकूल हो जाता था। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि कई बार हम जो विदेशों से मंगवाई जाती हैं जो चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। भारतीयों के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू होती है, उनको हम ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा वस्तुओं को आयात करना पड़ता है और जो भुगतान शेष है वो प्रतिकूल हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन न केवल इंडिया की प्रॉब्लम है बल्कि अन्य डेवलपिंग कंट्री, विकासशील जो देश हैं उनके अंदर भी यही भावना होती है। उन्हें अपने राष्ट्रीय उत्पाद जो एक देश के अंदर उत्पादित वस्तुएं होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, जबकि विदेशों से जो मंगवाई जाती है वो अच्छी लगती है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जो जनसंख्या है लगातार बढ़ रही है, उसके भरण पोषण के लिए हमें ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने में भारत अर्थव्यवस्था सक्षम नहीं है, क्योंकि अब भी जो औद्योगिकरण का युग है वो भारत में नहीं आया है। अब भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रैक्टिस एंड पॉलिसी। WHO की स्कीम, अगर हम ऋण वगैरह लेते हैं या लोन वगैरह लेते हैं तो हमें WHO की या IMF की कंडीशन माननी पड़ती है, और उनका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि कोई भी देश है वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को, व्यापार को बढ़ावा दे, लेकिन जिसकी वजह से जो भुगतान शेष है वो प्रतिकूल हो जाता है। नेक्स्ट है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, चक्रीय उतार चढ़ाव। एक अर्थव्यवस्था में हमेशा आते रहते हैं। चक्रीय उतार चढ़ाव का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में मंदी, तेजी, पुनरुत्थान, महामंदी, ये सर्कल लगातार चलता रहता है। मंदी की सिचुएशन में उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता है, उत्पादन कम होता है, लोगों की मांग भी कम होती है। लेकिन तेजी की अवस्था में रोजगार भी ज़्यादा होता है लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इन अर्थव्यवस्था में हमें लगातार दूसरे देशों से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट की जो हमारी
एक्टिविटीज़ है वो चेंज होती रहती है। किसी भी अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव, चक्रीय उतार चढ़ाव का दूसरी अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ता है और उसकी विदेश नीति पर भी इफेक्ट डलता है। आगे है इंक्रीज इन इम्पोर्ट, लगातार जो आयात है उनमें वृद्धि हो रही है, ये प्रतिकूल होने का एक मेन रीज़न है। सेकंड, इसके अपोजिट डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, जितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है उतनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट है वो कम है। भारत जो मेनली एक्सपोर्ट करता है वो करता है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट की, जबकि जो इंपोर्ट करता है वो मशीनरी वगैरह करता है। तो लगातार भुगतान से इस प्रतिकूल होने का कारण यही है कि जो हमारे इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहे हैं। आगे हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रतिकूल भुगतान से इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्वसनीयता कम हो जाती है। कोई भी देश किसी दूसरी अर्थव्यवस्था पर तभी भरोसा करता है जब उसकी बीओपी फेवरेबल हो। देश की अर्थव्यवस्था में विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगातार विदेशों पर निर्भर हो रहे हैं, उनसे हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं जबकि एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो धीरे धीरे हम एक ऋण जाल में फंस जाते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी हैं जैसे WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे हमें ऋण लेना पड़ता है और उनकी टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है, BOP प्रतिकूल हो जाता है, तो उस समय हमें दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। देश के विदेशी विनिमय भंडार में कमी हो जाती है। विदेशी विनिमय का मतलब है कि जब एक करेंसी का दूसरी करेंसी में एक्सचेंज होता है, जैसे रुपए का डॉलर में एक्सचेंज होना। जब हम किसी देश से आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, तो वो उस देश की करेंसी में होता है, ना कि खुद की करेंसी के रूप में। यानी जब हम अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें उनको पेमेंट डॉलर में करनी होती है। ऐसे ही अगर हम इंग्लैंड से कोई इंपोर्ट करते हैं तो हमें उन्हें पाउंड में भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी हम किसी देश से इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। जब लगातार अगर हमारे इंपोर्ट बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे पास जो विदेशी विनिमय है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था एक्सचेंज करने के लिए कुछ ना कुछ विदेशी विनिमय रखती है। नेक्स्ट, सोने में बहुमूल्य धातुओं के भंडार कम होने लगते हैं। जब भी विदेशी विनिमय के भंडार कम होते हैं तो जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो सोने के रूप में करते हैं। इसलिए एक अर्थव्यवस्था में जो सोने का भाव है वो लगातार बढ़ता रहता है। या तो हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या तो उस देश की करेंसी के रूप में करते हैं या गोल्ड के रूप में करते हैं। तो जैसे जैसे किसी वस्तु का हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमें गोल्ड की जो मात्रा है वो हमारे देश में कम होने लग जाती है। विदेशी निर्भरता कभी कभी राजनीतिक निर्भरता का रूप धारण कर लेती है। BOP जब प्रतिकूल होता है तो हम क्या करते हैं, विदेशों से लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं या IMF से लेते हैं। वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जब हमारी डिपेंडेंस किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर हो जाती है, या अमेरिका पे या इंग्लैंड पे, हम एक पर्टिकुलर देश से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो वो कंट्री धीरे धीरे जो राजनीतिक फैसले हैं उनमें इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ने लगते हैं। प्रतिकूल भुगतान को ठीक करने के उपाय। अवमूलन। अवमूलन का मतलब है कि अपनी देश की करेंसी के वैल्यू को कम कर देना। अवमूलन से प्राय एक ऐसी नीति से है जिसके अंतर्गत एक देश की सरकार अपनी मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा के मूल्य में घटा देती है। जैसे इंडिया ने भी किया था, 1 रुपये की जो वैल्यू है वो कम कर दी। जैसे आज के टाइम में अगर हमें $1 लेना है तो हमें 70 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि पहले अगर हमें $1 लेना होता था उसके बदले में हमें 40 रुपये देने होते थे। तो ये जब भी अवमूलन होता है तो वो सरकार द्वारा किया जाता है। इसके फलस्वरूप आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, जिससे देश के प्रतिकूल भुगतान से इसकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अवमूलन की वजह से आयात महंगे हो जाते हैं, जिससे लोग उनको नहीं खरीद पाते, और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, जिससे जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी देश हैं, उनको ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो हमारे निर्यात बढ़ने लगते हैं और आयात कम हो जाते हैं, जिससे भुगतान शेष ठीक हो जाता है।
आयातों को हतोत्साहित करना, यानी कि ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे इंपोर्ट को कम किया जा सके। भुगतान शेष को संतुलित करने के लिए आयात कम किए जाने चाहिए। इसके लिए सरकार को आयात कर लगाना चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, जिससे आयात महंगे होंगे और लोग उनको कम खरीदेंगे। क्योंकि जब भी किसी वस्तु की जो प्राइस है वो बढ़ता है तो लोग उसको कम खरीदते हैं। साथ ही आयात प्रतिस्थापनों को उत्साहित करना चाहिए, मतलब जिस वस्तु को आप आयात कर रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट हमें अपनी अर्थव्यवस्था में ढूंढने चाहिए। उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में करना चाहिए जिनका इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो इंपोर्ट कम करने के लिए यही एक विकल्प है कि पहले आप इंपोर्ट को महंगा कर दो, उस पर टैक्स लगाकर, और फिर उसका उत्पादन अपनी अर्थव्यवस्था में कर लो। नेक्स्ट, निर्यातों को प्रोत्साहन देना। अगर हम इंपोर्ट पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आयात हमें करने पड़ते हैं, तो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा लें। एक्सपोर्ट बढ़ाने से न केवल प्रतिकूल सिचुएशन से हम बच सकते हैं बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी बढ़ेगा। प्रतिकूल भुगतान से इसके सुधार के लिए देश के निर्यातकों को प्रोत्साहन करना चाहिए। ऐसी कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो लगातार एक्सपोर्ट कर रही हैं। एक्सपोर्ट कंपनियों पर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए बल्कि उनको सब्सिडी देनी चाहिए। निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध तथा कर हटा देने चाहिए और निर्यात उद्योगों को विशेष सुविधा प्रदान करनी चाहिए। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना। जब भी विदेशी पर्यटक किसी देश में घूमने के लिए आते हैं तो वो यहाँ खर्च करते हैं, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था को सुधार मिलता है, अर्थव्यवस्था को पैसे मिलते हैं। तो विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे अच्छे टूरिज्म स्पॉट खोलने चाहिए। विदेशी पर्यटकों के आने से देश को विदेशी विनिमय प्राप्त होता है, विदेशी करेंसी मिलती है। इसलिए विदेशी पर्यटकों को विभिन्न मनोरंजन के कार्यक्रम व आकर्षण द्वारा आकर्षित करना चाहिए, जिससे प्रतिकूल बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक किया जा सकता है। सामाजिक उपाय। समाज के मनोविज्ञान के माध्यम से भुगतान से इसमें सुधार किया जा सकता है। स्वदेशी की भावना से हम आयात को कम कर सकते हैं और निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे भुगतान से इस प्रतिकूल नहीं होगा। यानी कि लोगों को हम जागरूक बना सकते हैं कि वो स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, साथ ही लोगों की आय बढ़ेगी। लेकिन अगर हम आयात को ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे तो हमारे देश की जो करेंसी है वो विदेशों में चली जाएगी और जो हमारा स्टैंडर्ड है वो अल्टीमेट डाउन होगा। इसलिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि वो आयात पर अंकुश लगा सके। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा भुगतान शेष क्या होता है, भुगतान शेष के प्रतिकूल होने के क्या कारण हैं, भुगतान शेष के प्रतिकूल होने पर एक अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ में हमने देखा कि भुगतान शेष को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम डिफरेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।